अभी अभी एक न्यूज़ आ रही है। हालाँकि इस न्यूज़ से आप ऑलरेडी जानते होंगे कि बजट में एफ&ओ ट्रेडिंग को लॉटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा और इस पर फ्लैट जिस पर सीधा-सीधा अब टैक्स जो लगेगा वो 30% का लगने वाला है, ठीक है? और सेबी का ये कहना है कि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं। उसको वो बचाने के लिए ये कदम उठा रहा है क्योंकि आप सभी लोग भी जानते हो कि 90% लोग इस फील्ड में लॉस कर रहे हैं और ओनली 10% ही प्रॉफ़िट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो अभी हमने आज एक वीडियो बना रखा है कि अभी का जो टैक्स स्लैब है वो कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है और अभी प्रेजेंट में टैक्स क्या चल रहा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं इस दोबारा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के मेरे को किलो के हिसाब से कमेंट आए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं इस वीडियो में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और ज़्यादा इस पर क्लैरिटी आप लोगों को देने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो, हर जगह लोगों का कहना है कि ये जुआ है, सट्टा है, जो भी है, ठीक है। लोग बस बोलते हैं कि 90% और लॉस करते हैं, बाकी 10% और प्रॉफिट कर पा रहे हैं। जो जिसको मुझसे सुनेगा सबने लॉस खाया हुआ है। देखो, कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं और मैं आपको डेटा वाइज दिखाता हूँ, ठीक है, कि आप यूपीएससी का सक्सेस रेट क्या है, एसएससी का सक्सेस रेट क्या है, बैंक पीओ का सक्सेस रेट क्या है, ग्रुप डी का सक्सेस रेट क्या है, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग का जॉब हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले हम वहां से कंपेयर करेंगे स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट में तो 10% ऑफ प्रॉफिटेबल है ना। ये भी आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा है, वो कैसे, आइए मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूपीएससी। लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है यूपीएससी। यूपीएससी का एग्जाम काफ़ी सारे लोग देते हैं और उसमें कितने लोगों का सफलतापूर्वक हो पाता है, वो आईएएस आईपीएस बन पाते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप बात करोगे 2020 की, तो 2020 में लगभग 10.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 796 लोगों का केवल और केवल वैकेंसी थी। मतलब 10.5 लाख लोगों में से केवल और केवल 800 लोगों को तकरीब नौकरी मिलेगी। 2019 में यही डेटा की बात करोगे तो 11 लाख लोगों में से लगभग 900 वैकेंसी थी। 10 लाख लोगों में से लगभग 800 वैकेंसी थी। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज करोगे तो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। चलो, मैं यहाँ से मान लेता हूँ राउंड ऑफ 800 लोगों की वैकेंसी है, ठीक है। 800 लोगों को जॉब मिल सकती है, वैकेंसी है, और इसमें 10,58,000, यहाँ पर मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। 10,58,000 लोगों ने अप्लाई किया था इस जॉब को पाने के लिए। तो आखिर इसका परसेंटेज कितना आ रहा है? लगभग मान लो मैं 10 लाख से ही डिवाइड करता हूँ इंटू 100, ठीक है। लगभग आपका 0.08%, मतलब 1% से भी बहुत ज़्यादा कम। तो यूपीएससी में सक्सेस रेट क्या हुआ? 0.08%, ठीक है, यूपीएससी की बात होगी। अब इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब आते हैं। देखो, इंडिया में क्या है, या तो आप जॉब करोगे या तो बिजनेस करोगे। मैं आपको बिजनेस की भी सफलता का रेशियो बताऊंगा, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट को इस तरह से लेकर के चलोगे, इसमें 90% लोग फेल हो रहे हैं, तो आप सारी चीज़ों को तौलो इसी माप से कि जॉब में कितने लोग सफल हो रहे हैं, कितने लोग बिजनेस में सफल हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है यूपीएससी, तो आप लोग बोलोगे बहुत ज़्यादा टफ है, कोई बात नहीं, हम मैं ले लेता हूँ एसएससी। देखो, एसएससी एक एग्जाम है जो काफ़ी सारे लोग भरते हैं, आप लोग भी जानते हो। मैं भी अ, जब स्टार्टिंग किया था तो उस समय मैं भी एसएससी की खुद भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरा मानना सिंपल सा था कि या तो मैं बिजनेस करूंगा या तो मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेरे को आसान लगा थोड़ा सा एसएससी, ठीक है। तो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, हालांकि मैंने उसको छोड़ दिया। वो क्या रीज़न था वो कभी मैं अलग बताऊंगा। अब मैं एसएससी की कहानी बताता हूँ। देखो, एसएससी में 2020 में एसएससी सीजीएल होता है, एक सीएचएसएल होता है। सीजीएल की बात करोगे तो 21.5 लाख लोगों ने एप्लीकेंट बने और वैकेंसी ओनली 7,000 लोगों की वैकेंसी थी। अगर परसेंटेज की बात करोगे, आधा परसेंटेज से भी कम। एसएससी सीएचएसएल की बात करोगे आप, तो उसमें कितने लोग परसेंट सफल हैं? 0.3%, आधा परसेंट से भी कम। एसएससी जेई की बात करोगे 0.25%, मतलब 1% के भी अंदर, इवन आधा परसेंट के भी अंदर का नंबर है, ठीक है। आप चाहोगे तो ये सारे ईयर वाइज देख सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो सारी चीजें। मतलब इसका सक्सेस रेशियो कितना है भाई? 21 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, साधु लोगों को नौकरी मिल रही है, 21 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, 21 लाख लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं, वैकेंसी इतनी ज़्यादा कम है। अब बताओ आप, अब आप बोलोगे सर ये तो गवर्नमेंट होगा, कुछ और दिखाओ, कोई बात नहीं। अब मैं बात लेता हूँ बहुत ही नॉर्मल, एक नॉर्मल सी जॉब आई थी, ग्रुप डी, रेलवे की ग्रुप डी, आप लोग को याद होगा। ग्रुप डी की अगर आप बात करोगे तो ग्रुप डी में आप देख सकते हो कि 2018-19 की जो वैकेंसी आई थी उसमें आया था लगभग 63,000 वैकेंसी आई थी, जिसको पाने के लिए 1,90,00,000 लोगों ने आवेदन दिया था। अब आप समझो कि मान लो, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप समझो 163,000 कर लेते हैं राउंड फिगर में, ताकि आप लोगों को समझ में आए। 2 4 10 ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर 19 लाख, 1 करोड़ 90 लाख। तो ये हो गया लगभग, अगर बात करोगे आप तो 0.3%, ओनली 0.3%। यहाँ पर भी आधा परसेंट से कम का रेशियो आ रहा है सक्सेस रेशियो। ग्रुप डी जो कि एक नॉर्मल कैटेगरी का जॉब है गाइज, लेकिन इंडिया में उसको भी करने के लिए लोगों ने 70,000 मतलब कोई 63,000 नौकरियां थी, उसको पाने के लिए 19 मिलियन लोगों ने आवेदन दे दिया। ठीक है, लगभग आधा परसेंट, मान लो ऑलमोस्ट 1% बहुत ज्यादा होगा। तो देखो गाइज, मैं इस तरह की वीडियो थोड़ा कम बनाता हूँ, तो अगर डेटा ऊपर नीचे हो रहे होंगे थोड़ा बहुत तो उसको आप लोग कमेंट में करेक्ट कर देना, बट ऑलमोस्ट डेटा काफी सही मैंने खोजने का ट्राई किया हुआ है। बट थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे हो रही है, आप लोग खुद भी एक बार फैक्ट चेक कर लेना। बट अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ डेटा में चेंजेस हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो कितना सफल लोग सफल हुए रेलवे के ग्रुप डी की नौकरी पाने के लिए? भैया उसमें भी आधा परसेंट रेशियो है सफल होने का। अब तो ये बात होगी गाइस, आप लोग बोलोगे कि ये तो सर नौकरियों की बात होगी। कोई बात नहीं, नौकरियों की बात करोगे, अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं, ठीक है, स्टार्टअप्स की बात करूं, मतलब नया नया बिजनेस आइडिया की बात करूं, तो 2020 में 1200 स्टार्टअप स्टार्ट हुए और जिसमें से 120 से 160 लोगों 180 लोगों का सफल हुआ। मतलब 10 से 15%, बिजनेस में भी 10 से 15% का ही रेशियो है। ठीक है, अगर आपको इस तरह सोचना है तो आप खुद भी सोचो ना, आप खुद भी रियलाइज करो। आप लोग देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि आप लोग स्टॉक मार्केट को नंबर से तो जज कर ले रहे हो, लेकिन आप खुद सोचो कि आप लोगों के अगल बगल दुकानें होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक लाइन से, अगर मान लो कि कोई सब्जी की दुकान है ना, तो एक लाइन से 10 सब्जी की दुकान होती है, लेकिन उन 10 सब्जियों की दुकान में से आप देखोगे किसी एक या किसी दो का ही बहुत बढ़िया दुकान चलता है, बाकी वो 7 के 8 लोग मुंह देखते रहते हैं। कोई किराना स्टोर होगा, कोई जनरल स्टोर होगा, वहां पर भी वही हाल है। मतलब आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो बिजनेस में भी अगर 10 लोग सेम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से 1 2 3 लोग ही सफल हो पाएंगे, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी परसेंटेज बहुत ज्यादा नीचे है। वही अगर बात करोगे आप बैंक पीओ की, बैंक पीओ एक बैंक की नौकरी है, तो 2023 में अगर आप देखोगे तो लगभग 20.5 लाख लोगों ने एप्लीकेंट बने थे, जिसमें 12,000 केवल वैकेंसी। तो इस हिसाब से परसेंटेज कितना हुआ? आप यहाँ पर भी देखो, 12,000 लोग सफल हो पाए, 12,000 लोगों को अपना जॉब मिला, 12,000 वैकेंसी ही थी, इसमें 20,50,000, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20,50,000, लगभग आधा परसेंट। ठीक है, लगभग कितना, लगभग आधा परसेंट, 0.5। तो यहाँ पर सक्सेस रेशियो क्या है, यहाँ पर कितना परसेंट लोग सफल हो पाए? आधा परसेंट, 1% बस। और स्टॉक मार्केट में कितना है? स्टॉक मार्केट में तो सेबी खुद भी हल्ला करता है कि भैया 10% लोग सफल है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इनमें और उनमें क्या अंतर है? ठीक है, और आप लोग खुद ही बोलो, ये जो न्यूज आई है अभी, लोग खुद ही बता रहे हैं कि इसको सट्टा की तरह लिया जा रहा है, लॉटरी की तरह लिया जा रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि हर एक जॉब में, चाहे वो एसएससी का जॉब हो, चाहे वो यूपीएससी का जॉब हो, चाहे वो बैंक पीओ का जॉब हो, उसमें तो 1% से भी कम लोग सिलेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये क्या है? क्या ये सट्टा नहीं है? क्या ये क्या है, मुझे ये बताओ। तो इस तरह से ऑप्शन ट्रेडर को लेकर के चलना कि भैया ये हो गया, 90% लोग लॉस कर रहे हैं इसलिए इस पर टैक्स लगा दो, ये किस हद तक सही है? आप मुझे खुद ही कमेंट करके बताना। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग जो भी बोलना है बोल सकते हो, क्योंकि आप लोग बोलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। अब बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की। देखो, स्टॉक मार्केट की कहानी है, ये मिंट का न्यूज है, ये मैं नहीं बोला, ये मिंट बोल रहा है। ठीक है, एक्टिव ट्रेडर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2022 1.2 करोड़। ठीक है, लगभग 1,20,00,000 एक्टिव ट्रेडर हैं इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ठीक है, अब इसका 10% कितना होता है? इसका 10% होता है गाइज 12 लाख। 12 लाख लोग इस फील्ड में सफल हैं, क्योंकि ये सेबी बोल रहा है, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, सेबी बोल रहा है। अब हाँ, इसमें थोड़ा से लोगों को, कुछ लोग स्टॉक में भी काम करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में भी काम करते हैं, कुछ लोग एफएनओ में भी काम करते हैं। अब अगर बात करूँ एफएनओ की, तो एफएनओ में सेबी ने खुद ही रिपोर्ट निकाला, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर आप रिपोर्ट की बात करोगे, तो एक्टिव ट्रेडर्स की अगर आप बात करोगे, तो एक्टिव ट्रेडर आप देख सकते हो कि एक्टिव ट्रेडर मार्केट में लगभग 40 लाख के आसपास हैं। ठीक है, 40 लाख में 10% लोग प्रॉफिटेबल है, मतलब 4 लाख तो केवल वो हैं जिनका घर एफएनओ ट्रेडिंग से चल रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये सेबी अपने रिपोर्ट में खुद बोल रही है। ठीक है, मतलब 40 लाख का मान लो 10%, 4 लाख लोग तो एफएनओ से अपना घर चला रहे हैं। और बचे जो भी लोग हैं, इसके अलावा कुछ लोग स्टॉक्स में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग वो भी काम कर रहे होंगे, तो वहां पर वो लोग एक्स्ट्रा हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओ, जहां पर इतना बड़ा परिवार चल रहा हो, इतना बड़ा सिस्टम चल रहा हो, उस पर आमतौर का छोटे रिटेलर्स पर जो कम प्रॉफिट कर रहे हैं। हालांकि अगर आपको टैक्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो इसका पार्ट 1 देखना, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल बता रखा है, कैसे टैक्स लगता है, कैसे कैलकुलेट होता है, सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, तो उसको भी जरूर देखो।
और रही बात सेबी को रिटेलर्स की चिंता करने की, तो सेबी देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेबी मेरे रिटेलर्स की जो हित की बात कर रहे हैं, रिटेलर्स को आप ओवर ट्रेडिंग करने पर लगाम लगा दो, कोई लिमिटेशन लगा दो, आप बड़ा क्वांटिटी लेने से लिमिटेशन लगा दो। सपोज करो जिसका पिन ग्रीन नहीं है उसको क्वांटिटी फिक्स कर दो कि 2-3 लॉट से ज़्यादा वो कर ही ना पाए, जब तक उसका पिन 3 महीने 4 महीने का ग्रीन ना हो जाए। या फिर कुछ आप एक एग्जाम लगा दो कि ये एग्जाम पास करो, या फिर कुछ क्राइटेरिया लगा दो कि 3 महीने तक आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करके पहले अपना पिनल ग्रीन करो, उसके बाद ही रियल मार्केट में एफ में काम कर सकते हो। कुछ इस तरह से भी लगा करके आप रिटेलर को सेव कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि रिटेलर लॉस करे इसलिए मैं टैक्स लगा दूंगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि टैक्स कौन देगा, जो प्रॉफिट में वो देगा, लॉस में कौन देगा टैक्स। 10% वालों से आपको कहीं ना कहीं लेने का साफ साफ इंटेंशन मेरे को दिख रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि प्रॉफिट पर टैक्स दिया जाता है ना कि लॉस पर। ठीक है, तो अगर लॉस पर टैक्स दिया देना है तो लॉस 90% लोग तो लॉस कर रहे हैं, तो 90% जो लॉस कर रहे हैं वो तो टैक्स देने से रहे। तो आई होप अभी तक तो सेबी की तरफ से कोई कंफर्मेशन, आरबीआई की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया बजट में। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि रूल्स एक्चुअल में इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, तब तक कुछ कहना सही नहीं है। हाँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये बातें उछाल करके आ रही है, तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा डीप लेवल पर जाए। और अगर रही बात, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट इंडियन रेलवे देता है पूरे इंडिया को। ठीक है, इस पे 13 मिलियन, सॉरी माफ कीजिएगा, 1.3 मिलियन, मतलब 13 लाख लोगों को ये रोजगार देता है इंडियन रेलवे। उसके बाद टाटा की आईटी सर्विस है टीसीएस, ये 5 लाख लोगों को रोजगार देती है। उसके बाद इन्फोसिस है, 2.5 लाख लोगों को रोजगार देती है। और अभी आपने देखा सेबी के डेटा के मानिए अगर हम, तो 40 लाख एक्टिव ट्रेडर है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, आप खुद ही देख रहे हो, 40 लाख में सेबी खुद ही बोला कि 10% लोग प्रॉफिटेबल है, मतलब 4 लाख तो केवल एफएनओ में प्रॉफिट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट तो आपको यहाँ पर मिल जा रही है। और अगर एक्टिव ट्रेडर की बात करोगे आप, तो 1.2 सीआर एक्टिव ट्रेडर है। अगर इस हिसाब से मैं अगर 10% पकड़ लूँ, तब मान लो कि आपका 10 से 12 लाख के आसपास लोग प्रॉफिट कर रहे हैं एवरी ईयर। और ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट नंबर है। इंडिया की जो सबसे बिगेस्ट है इंडियन रेलवेज, जो आपको दे रही है 13 लाख रोजगार, कहीं ना कहीं उस रोजगार के इक्वल तो लोग मार्केट से प्रॉफिट लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग प्रॉफिटेबल है। ऑल्सो इसके अलावा अगर बात करोगे, तो जितने भी एनएससी में एम्प्लॉय हैं, वो उनका भी घर चल रहा है स्टॉक मार्केट से। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर को मैनेज कर रहा है, जब उसमें ट्रेडिंग हो रही है, तभी तो एनएससी के एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, सैकड़ों ब्रोकर हैं, ब्रोकर का चल रहा है, ब्रोकर के एम्प्लॉय से पैसा कमा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द लाइन पड़ जाएगा आपका। अगर आप इस हिसाब से सोचोगे कि एनएससी का भी आप एम्प्लॉय जोड़ लो, ब्रोकर्स का जोड़ लो, और आईटी की भी जॉब इससे क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अब आप लोग के लिए कमेंट खुला है, अब आप लोग बताओ कि क्या स्टॉक मार्केट सच में जुआ है, गैम्बलिंग है? अगर गैम्बलिंग है तो भैया यूपीएससी और ये सब क्या है? देखो, जुआ कुछ नहीं है। देखो, अगर आप सब चीज़ पर जुआ समझोगे, तो जुआ हर एक चीज़ है, जुआ हर जगह है, गैम्बलिंग हर जगह है। आपका विचार क्या है वो समझो। देखो, मैं आज भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देख करके सीधा-सीधा स्टॉक मार्केट में कूद जाओ, लगा दो पैसे। मैं तो खुद भी नहीं बोलता कि आप पैसे कभी लगाओ। मैंने सैकड़ों वीडियो बनाया, सैकड़ों वीडियो में हमेशा ये बोला कि जब तक आपको प्रॉफिट ना हो रहा है, तब तक आप किस चीज़ में लगा रहे हो? तब तक आप किस चीज़ में पैसे लगा रहे हो, किस बेस पर लगा रहे हो? मैं हमेशा बोलता हूँ क्वांटिटी कम कर लो। कम क्वांटिटी से लगाओगे, 2-3-4 महीने लगाओ, जब तक आपका प्रॉफिटेबल ना हो जाए, मार्केट समझ में ना आए, तब तक बड़ा पैसा लगाओ ही मत। आपको छोटा-मोटा ही लॉस होगा, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला। या फिर आप अपनी डेली लिमिट सेट कर लो कि डेली आपको 500 का लॉस लेना है, या डेली आपको ₹1000 का लॉस बियर कर सकते हो, या फिर महीने में आप 10,000 का लॉस ले सकते हो। उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड को डिवाइड कर दो। ठीक है? इस तरह से अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को मानते हो, अगर आप ट्रेड करना शुरू करोगे शुरुआती के दिनों में, तो आप एक तरह से सेफर साइड में स्टार्ट कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट के लॉस को आप लोग गिन लेते हो कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं। ठीक है, सारे लोगों से मेरा यही क्वेश्चन है। तो क्या मैं ये नहीं मानूँ, देखो जो लोग 11 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उसमें 8 लोगों का नौकरी हो रही है। ठीक है, तो बाकी जो लोग बच रहे हैं, उनका रहने का, उनकी पढ़ाई का, उनकी कोचिंग का, उनके ट्यूशन्स का, उनके खाने का, क्या वो खर्चा नहीं है? जितने लोग, काफ़ी सारे लोग बाहर रहते हैं, काफ़ी सारे लोग कोचिंग करते हैं। ये जितने लोग एसएससी कर रहे हैं, ये सारी जो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, क्या पढ़ाई करने में कॉस्टिंग नहीं गिर रही है? बाहर रह के कोचिंग लेने में कॉस्टिंग नहीं गिर रही है? तैयारी करने में कॉस्टिंग नहीं गिरनी है? और इतना सारा कॉस्टिंग गिरने के बाद अगर आपकी नौकरी नहीं हो रही है, तो वो भी कहीं न कहीं लॉस है। अगर आप इस तरह से पैसे के टर्म में बोलोगे, तब तो हर जगह लॉस है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि वो खाना-पीना, रहना, उससे ज्ञान मिलता है, पढ़ाई से ज्ञान मिलता है। तो देखो, ज्ञान तो मिलता ही है, ज्ञान में नो डाउट है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। नॉलेज की अपनी एक अलग वैल्यू है, पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मानसिकता से करो, देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है।
मैं कभी भी नहीं बोलता कि स्टॉक मार्केट ईज़ी है, पहले चीज़ समझो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा टफ बिज़नेस है, ठीक है? जैसे यूपीएससी टफ है, आप लोग खुद ही अपने आँखों से देखो 1% से कम लोग सिलेक्ट हो पा रहे हैं। 1% छोड़ो मैं मानता हूँ 5% लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी तो टफ है ना। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में तो 10% लोग सफल हो रहे हैं। परसेंटेज की बात करोगे तो स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। बट देखो, अगर इसको सही तरीके से करोगे तब स्टार्टिंग में ही सोचोगे कि किसी का टिप ले लूँ, किसी का कुछ कर लूँ, स्टार्टिंग में आपको लॉस फेस करना ही करना है, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको लॉस फेस करना ही करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपना स्टार्टिंग का लॉस बचा लो किसी भी तरह, कैपिटल बचाओ, कुछ इस तरह से सोचो कि कैपिटल आपका ना जाए, पेपर ट्रेडिंग करो, कुछ दिन कम क्वांटिटी में काम करो, जब तक आपको मार्केट का समझ ना आए तब तक आप क्वांटिटी में कम काम करो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको सभी लोग को एफ-एन-ओ ही करना है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि एफ-एन-ओ ही करना है। जिसको एफ-एन-ओ समझ में नहीं आ रहा है वो स्टॉक में करे, कोई इन्वेस्टिंग करे, कोई म्यूचुअल फंड में काम करे, कोई इंट्राडे करे, कोई डिलीवरी करे, कोई स्कैल्पिंग करे, जिसको जिस फील्ड में सफलता मिल सकती है, कोई हेजिंग करे, कोई करेंसी में करे, कोई एमसीएक्स में करे। यहाँ पर मल्टीपल रास्ते हैं। लेकिन मल्टीपल रास्तों को टेस्ट करना पड़ेगा ना कि किसमें आप सफल हो सकते हो, कौन-सा चीज़ आपको सूट कर रहा है। उसके लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआती में ही कैपिटल घुसेड़ दे रहे हो, तब मान लो कि सबसे बड़ी मूर्खता है और कैपिटल घुसेड़ने से अगर बचना चाहते हो तो क्वांटिटी पे कंट्रोल रखो, ओवर ट्रेडिंग में कंट्रोल रखो बस। और जो शुरुआती में साल, डेढ़ साल में लॉस हो रहा है, उसको मान लो वो आपका बिज़नेस एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं है, कोई भी बिज़नेस नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है जिसमें बिना खर्चे किए हुए आपको डायरेक्ट मिल जाए। आप अगर नौकरी की तैयारी करो तो उसमें पैसा लग रहा है, खर्चा हो रहा है, ठीक है? अगर आप कोई बिज़नेस चालू करो तो उसमें भी पैसा लग रहा है, उसको चलाने में, उसको बनाने में, उसको सेटअप करने में, वो सब तो कॉस्टिंग ही है। बिज़नेस नहीं चला, फ्लॉप हो गया तो वो सारी कॉस्टिंग तो खराब हो गई आपकी। तो देखो रिस्क हर जगह है और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसा मन हो कि भैया जहाँ पर रिस्क नहीं है तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं भी उसी बिज़नेस में पूरा पैसा लगाने वाला हूँ, ठीक है? ऐसा मुझे धरती पे कोई एक बिज़नेस बता दो जिसमें कोई रिस्क ना हो और पैसा आपका सुरक्षित हो, तो मेरे को भी कमेंट करके बता देना। मैं खुद भी उसमें पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ। ऐसे पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में कहीं पर भी कोई बिज़नेस कोई हर जगह देखो रिस्क है यार, जॉब करने में भी रिस्क है, बिज़नेस करने में भी रिस्क है, लेकिन हम इंडिविजुअल्स अपना-अपना रिस्क समझ करके काम करेंगे तो बेटर है। लालच में मत आओ, बड़ा क्वांटिटी मत लगाओ। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे, पॉइंट समझ पा रहे होगे और साथ ही साथ ये जो 30% टैक्स का रोना-धोना है, इस पर आपका क्या विचार है, वो भी कमेंट करके जाना।